तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रैक्स ऑन कंक्रीट सरफेस। यानी कि जब एक सिविल इंजीनियर किसी साइट पर स्लैब की कंक्रीटिंग, राफ्ट फाउंडेशन या किसी फुटिंग की कंक्रीटिंग कराता है और जैसे जैसे कंक्रीट के जो सरफेस को फिनिश कर दिया जाता है तो उसके बाद में उसमें क्रैक्स डेवलप होने लगते हैं। तो वो क्रैक्स क्यों आते हैं? और बहुत सारे इंजीनियर्स की मुझे कॉल आती है कि जब ऐसे क्रैक्स वो लोग अपनी स्लैब पर देखते हैं तो क्या ये कोई एक सीरियस इशू है। तो इसी को आज थोड़ा हम लोग बेसिक लेवल से अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्रैक्स क्यों आते हैं और इनके पीछे का रीज़न क्या होता है और ऐसे कौन कौन से प्रिकॉशंस एक इंजीनियर को लेने चाहिए कि ये क्रैक्स को कैसे अवॉइड किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें हम कुछ ऐसे टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे जो ज़्यादातर एक सिविल इंजीनियर से इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि कंक्रीट के सरफेस में क्रैक आने के मेजर जो रीजंस हैं वो किन के थ्रू हो सकते हैं। जिसमें आपका सबसे पहला मोस्ट कॉमन है सीमेंट का सिलेक्शन, दूसरा है वाटर सीमेंट रेशियो, जिसके बेसिस पर आपके डिफरेंट टाइप के श्रिंकेज क्रैक्स डेवलप होते हैं। वो आपकी प्लास्टिक श्रिंकेज हो सकती है, थर्मल श्रिंकेज हो सकती है या फिर ऑटोजीनियस श्रिंकेज हो सकती है। वो कैटेगरी को कैसे पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद में अगला है वेदर कंडीशन, यानी कि जब आप साइट पर कंक्रीटिंग कर रहे हो तो वहां का एम्बिएंट का टेम्परेचर कितना है, तो वो भी बहुत ज्यादा एक मैटर करता है। इसके बाद में आपकी डीशटरिंग की टाइमिंग, यानी कि आपके स्लैब के ऊपर कंक्रीटिंग करी और जब आपकी डीशटरिंग कर रहे हो तो उसका जो एक ड्यूरेशन है, टाइम है, स्लैब की लेंथ के अकॉर्डिंग, तो उसको पूरा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, तो वो भी एक रीजन होता है। और इनिशियल डेज या फिर जो टाइम की जो क्यूरिंग होती है तो वो भी एक रीजन है। अब इनको समझने से पहले सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो भी हमारे फ्रेशर्स हैं या जो लोग अभी स्टडी कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग, तो उनके लिए एक बहुत ही इफेक्टिव 45 डेज का इंटर्नशिप का कोर्स है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो ये आपका 45 to 50 आवर्स का कोर्स है और टोटल ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज को सिखाया जाएगा जिनके बेसिस पर आप अपनी स्किल्स को गेन कर सकते हो। और मेजरली पार्ट जो है इस कोर्स का जो कवर किया गया है, जिसमें आपका बार बेंडिंग शेड्यूल बेसिक टू एडवांस लेवल, क्वांटिटी एस्टिमेशन यानी कि क्वांटिटी को कैसे ड्राइव आउट करना है, क्वांटिटी सर्विंग, इसके बाद में बिल ऑफ क्वांटिटी, बीओक्यू को कैसे बनाना होता है, जिसमें आपके डिफरेंट पैकेजेस हैं, कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट की बिलिंग, इसके बाद में शेड्यूल ऑफ रेट्स यानी कि जो आपकी गाइडलाइंस होती हैं, एसओआर, सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, इनको कैसे स्टडी करना होता है। इसके बाद में आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल और सर्विसेज की ड्राइंग्स को कैसे रीड आउट करना है और उनके बेसिस पर कैसे काम कराना है। इसके बाद में सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि जब कोई बिल्डिंग बनती है तो उसमें एक्टिविटीज का सीक्वेंस होता है, तो कौन सी एक्टिविटी के बाद में कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, तो वो सीक्वेंसिंग को भी आप इस कोर्स में अंडरस्टैंड कर सकते हो। और लास्ट में हमारा प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन, यानी कि जो हमारी बिल्डिंग की सर्विसेज का काम। और इस कोर्स के लिए जो आपकी ऐप की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहां पर जाकर आप ऐप को डाउनलोड करिए। और इस कोर्स का जो एक अफोर्डेबल प्राइस है, मात्र 2000 रुपये रखा गया है फॉर फर्स्ट 100 सिविल इंजीनियर्स के लिए। तो आप जाइए इस कोर्स को बाई करिए और इस कोर्स के बेनिफिट्स लीजिए। तो चलिए अब हम लोग वापस आते हैं कि क्रैक्स ऑन कंक्रीट सरफेस वाले टॉपिक पर। इसमें जो सबसे पहला पार्ट है हमारा सीमेंट का सिलेक्शन। सीमेंट का सिलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंस है, तो उसके लिए हमारी जो कैटेगरी है उसको मैंने यहाँ पर 3 केसेस में डिवाइड किया हुआ है। अब सभी सिविल इंजीनियर्स को पता है कि जब कभी भी सीमेंट हमारी साइट पर आता है तो उसके कुछ मैंडेटरी टेस्ट होते हैं, जिनके पास होने के बाद में ही सीमेंट को हमारे किसी भी काम में यूज किया जाता है। और उन्हीं में से ही एक टेस्ट होता है हमारा साउंडनेस टेस्ट, जिसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, सीमेंट में
लाइम के कंटेंट को चेक करते हैं कि कहीं सीमेंट में लाइम या फिर चूना ज़्यादा तो नहीं है। अब देखिए सीमेंट आपका बना चूने से ही है, लेकिन उसमें भी उसका एक प्रोपोर्शन है, एक कंपोजिशन है। अगर उस सीमेंट के अंदर लाइम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उसमें एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से कंक्रीट की सरफेस में दरारें हो सकती हैं। वो सरफेस में ही नहीं, कंक्रीट के अंदर भी दरारें वो आ सकती हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ली चैटलियर का टेस्ट करते हैं, ऑटोक्लेव का टेस्ट करते हैं, यही चीज इंश्योर करने के लिए कि अगर लाइम का कंटेंट उसमें ज़्यादा है तो वो सीमेंट को फिर हमें रिजेक्ट करना पड़ता है। और उसके लिए जो सीमेंट आपका बनता है वो क्लिंकर से बनता है। ओपीसी सीमेंट में हम कुछ भी चीज़ें मिक्स नहीं करते हैं, जो भी हमारा क्लिंकर होता है उसी के बेस पर उसको फाइन ग्राइंडिंग करके बना देते हैं। अब क्लिंकर के अंदर आपका लाइम है, लेकिन उसका कुछ परसेंटेज कम हो जाता है। पीपीसी सीमेंट में 65% आपका क्लिंकर रहता है और 35% आपकी फ्लाई ऐश हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए कि जो फ्लाई ऐश वाले पार्ट ने थोड़े से क्लिंकर वाले पार्ट को चूने को कम कर दिया है। इसके बाद में पीएससी सीमेंट में जाओगे तो उसमें 40 to 45% आपका क्लिंकर ही रहेगा, लेकिन बाकी का जो आपका 60 to 65% है वो आपका जीजीबीएस यूज हो जाता है, यानी कि वो भी एक टाइप से फ्लाई ऐश ही है। तो इसके बेसिस पर जो लाइम का कंटेंट है अगर वो कम रखा जाए तो क्रैक्स को कम किया जा सकता है, और इसी के बेसिस पर सीमेंट का सिलेक्शन और उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगली बात आती है हमारी वाटर सीमेंट रेशियो, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। अब यहाँ पर बात की जाए कि एक ऑप्टिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना होता है कंक्रीट के लिए, यानी कि बहुत सारे लोग एक ट्रेडिशनल वे में अपना घर बनाते हैं जहाँ पर इतने जो सुविधाएं हैं नहीं है टेस्टिंग वगैरह की, तो वो वाटर सीमेंट रेशियो कितना रखें। तो उनके लिए अगर कोई भी मोटार या कंक्रीट आप मिक्स कर रहे हो तो 20 से 22 लीटर पानी पर बैग सफिशिएंट होता है, जिसके बेसिस पर आपकी कंक्रीट में फिनिशिंग भी अच्छी आएगी, वर्केबिलिटी भी अच्छी होगी। और इस सीमेंट में जो पानी मिलाना है ये आपका 20 से 22 लीटर 50 केजी सीमेंट के लिए है, क्योंकि एक बैग हमारा 50 केजी का है। अब यहाँ पर बात स्टार्ट हो रही है हमारी वेदर कंडीशन की। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आपका वाटर सीमेंट रेशियो और वेदर कंडीशन आपस में लिंक्ड है। कैसे? आप कभी भी कंक्रीटिंग कराओगे साइट पर तो वहां का एम्बिएंट टेम्परेचर देखना होता है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे, सपोज ये मेरी स्लैब है और इसकी हमने कंक्रीटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आपको नोट करना है कि कंक्रीट जैसे प्लेस हो रही है तो उसकी फिनिशिंग जितनी जल्दी से जल्दी खत्म कर दी जाए, जिससे कि क्रैक्स आने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है हमारा प्लास्टिक श्रिंकेज और थर्मल श्रिंकेज, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। अब इसको समझना कैसे है, देखिए अगर आप कि जो कंक्रीटिंग किसी धूप वगैरह की कंडीशन में हो रही है, दिन में हो रही है जहां पर बहुत तेज धूप निकली हुई है, तो उससे क्या होगा कि कंक्रीट में जो आपने पानी मिलाया है वो इवेपोरेट होने लगेगा, यानी कि उड़ने लगेगा। अगर ये इवेपोरेशन कंक्रीट के ब्लीडिंग के रेट से ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस में क्रैक आने ही आने हैं। तो ये आपके प्लास्टिक या फिर थर्मल श्रिंकेज की कंडीशन में होते हैं। इनको रोकना कैसे है? पहली कंडीशन हो जाती है कि कंक्रीटिंग को नाइट में किया जाए, या फिर जो आपके एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है उसको 27 डिग्री सेल्सियस उसके नीचे किया जाए। अगर आपको फिर भी कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं तो जो आपके वेट गनी बैग होते हैं या जिसको हम लोग जूट बैग बोलते हैं, तो कंक्रीटिंग होने के बाद में जब उसकी फिनिश हो जाए तो 1-2 घंटे के बाद में उन बैग्स को उनके ऊपर बिछा दिया जाए, जिससे कि कंक्रीट के अंदर का जो पानी है वो इवेपोरेट ना हो पाए। इवेपोरेशन से क्या होगा, आपका जो कंक्रीट का पानी है वो उड़ जाएगा और इसमें वाटर सीमेंट रेशियो कम हो जाएगा। कम हो जाने से उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे सीमेंट को हाइड्रेट करने के लिए जो पानी चाहिए वो उनको मिल नहीं पाएगा, तो वो आप उसमें टेंशन में आ जाएंगे। तो टेंशन में क्या होगा, उसमें हेयर क्रैक्स वगैरह आने के चांसेस फिर स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये वेट गनी बैग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत
काम करता है। और इसका प्रिकॉशन बहुत सारे केसेस में जब आपकी कोई ज़्यादा थिकनेस की राफ्ट डलती है, कोई मास कंक्रीटिंग होती है, तो वहाँ पर ये सारे एप्लीकेशन किए जाते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट आ जाता है जो सिविल इंजीनियर के इंटरव्यू से रिलेटेड है। बहुत ध्यान से सुनना कि हम लोग कभी कभी बात करते हैं कि हम लोग प्लास्टिक साइजर या फिर सुपर प्लास्टिक साइजर एडमिक्सचर मिलाते हैं कंक्रीट में। वो हमारा क्या करते हैं, ये जो पानी वाला जो कंटेंट है ये 16 से 17 लीटर या 17 से 18 लीटर, यानी कि पानी को वो कम कर देते हैं, जिससे कि हमारी सीमेंट में ब्लीडिंग वगैरह की प्रॉब्लम भी नहीं होती है और हमारी कंक्रीट में वर्केबिलिटी भी बनी रहती है। वो कैसे बनी रहती है, एडमिक्सचर ऐसा उसमें क्या काम करता है कंक्रीट के अंदर। देखिए एडमिक्सचर का काम क्या होता है कि जो आपके कंक्रीट में जो भी सीमेंट के पार्टिकल्स हैं तो उनमें वो अपोजिट डायरेक्शन में एक रिपल्सन फोर्स क्रिएट करता है। यानी कि एडमिक्सचर क्या करेगा, एक ये सीमेंट का पार्टिकल है, एक ये सीमेंट का पार्टिकल है, इनको आपस में पास में नहीं आने देगा, यानी कि इनको दूर भगाएगा। उससे क्या होगा कि इनके बीच में जो है वो गैप क्रिएट हो जाएगा, यानी कि इस डायरेक्शन में जब गैप क्रिएट हो जाएगा तो गैप में फिर क्या जाएगा, हमारा जो फ्री फ्लो वाला जो पानी हमने उसमें मिक्स किया है वो उन्हीं गैप्स के अंदर जाने लगता है। यानी कि जो भी आपकी ये कंक्रीट होती है एडमिक्सचर के साथ मिली हुई, तो जिग जैग फॉर्म में ये सारा रिएक्शन एडमिक्सचर के थ्रू, प्लास्टिक साइजर के थ्रू चलता रहता है और उसी के बेसिस पर हमें लो वाटर सीमेंट रेशियो में भी एक अच्छी वर्केबिलिटी भी मिल जाती है। अब ये सवाल बहुत सारे केसेस में इंटरव्यू में पूछा जाता है और बहुत से इंजीनियर्स इसका जवाब ही नहीं दे पाते हैं कि प्लास्टिक साइजर या फिर सुपर प्लास्टिक साइजर कैसे काम करता है। इसके बाद में अगली जो बात आती है डीशटरिंग टाइमिंग। अब डीशटरिंग टाइमिंग का भी एक शेड्यूल होता है। अगर आप किसी भी शटरिंग को टाइम से पहले खोल दोगे तो वो जब स्लैब अपना लोड ले रही होगी, अगर उसमें स्ट्रेंथ नहीं होगी तो वो नहीं ले पाएगी, वो स्लैब बैंड हो सकती है, उसमें डिफ्लेक्शन हो सकता है, एक ज़्यादा लिमिट से भी डिफ्लेक्शन हो सकता है। अगर ज़्यादा लिमिट से डिफ्लेक्शन होगा तो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, बीम्स के जो जॉइंट्स होंगे, जैसे कि अगर ये मेरी बीम है यहाँ पर तो डिफ्लेक्शन कुछ इस फॉर्म में ऐसे नीचे की तरफ होता है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होती हैं और उसकी टेबल है वो मैं आपको दिखा देता हूं। अब देखिए ये हमारा डीशटरिंग का एक स्टैंडर्ड शेड्यूल है एज पर CPWD का, और इसमें जो भी आपके प्रोप्स टू स्लैब्स वो स्पैन के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। जैसे कि 4.5 मीटर तक का हमारा स्पैन है तो वो PPC सीमेंट के केस में 10 दिन के बाद ही खोलना चाहिए। अगर वो स्पैन आपकी 4.5 मीटर से ऊपर जा रही है तो वो 20 डेज के बाद में खोलनी चाहिए। अगर वहीं स्पैन 4.5 मीटर से 6 मीटर के बीच में है तो 20 डेज, और 6 मीटर के अगर ऊपर जा रही है तो 30 दिन का टाइम आपको देना है PPC सीमेंट के लिए, क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रेंथ को स्लो गेन करता है। अगर वहीं बात की जाए OPC 43 या फिर 33 ग्रेड की तो ये आपका जो पीरियड है इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, लेकिन इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है तो इसकी जो क्यूरिंग वगैरह है वो प्रॉपर ध्यान में रखना होता है। और PPC सीमेंट में जो हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा सीमेंट का वो थोड़ा कम होता है, तो ये स्ट्रेंथ हमारा OPC जल्दी गेन कर लेता है, ये थोड़ा लेट करता है। लेकिन जो क्रैक्स के चांसेस हैं वो PPC में कम है और OPC में ज़्यादा हैं, और इन डीशटरिंग के शेड्यूल को हमें जनरली फॉलो करना होता है। और इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आप अपने यूज में ले सकते हैं। इसके बाद में जो अगला है हमारा इनिशियल डेज की क्यूरिंग है, यानी कि कंक्रीट के हार्ड होने के बाद में उसकी क्यूरिंग को जितना जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाए तो उतना कंक्रीट के लिए अच्छा होता है। लेकिन इन जनरल केस में देखा जाता है कि जब कभी नाइट में सिर्फ उसी स्लैब की राफ्ट की कास्टिंग होती है तो सभी लोग रात में थके हुए होते हैं, इंजीनियर, सुपरवाइजर, मैसन फिर सुबह लेट आते हैं, सूरज निकल चुका होता है और उसका जो भी इम्पैक्ट है इवेपोरेशन का वो कंक्रीट की सरफेस पर हो चुका होता है। तो वहाँ पर इंजीनियर को ध्यान क्या देना है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके जो स्लैब के ऊपर जो पॉन्डिंग के लिए क्यारियां बनानी हैं, ये सुबह 7-8 बजे से पहले बन जानी चाहिए और इनमें पानी की जो पॉन्डिंग है वो हो जानी चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी मैसन के थ्रू या जो भी वर्कर को देनी है ये देनी चाहिए, क्योंकि ये कंक्रीट की लाइफ के लिए, उसकी स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कम से कम 7 डेज की पॉन्ड क्यूरिंग तो आपको करनी ही करनी है, जिससे कि ये प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन कर ले। अब यहाँ पर हम सबसे मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे कि ये जो भी क्रैक्स आते हैं ये कौन से क्रैक्स हमें सीरियसली लेने चाहिए और कौन से नहीं। देखिए इसमें जो साइट इंजीनियर के कंट्रोल में नहीं है,
यानी कि सीमेंट हमारा साइट पर जो आया है, अगर उसमें लाइम का कंटेंट ज़्यादा है तो वो साइट इंजीनियर के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो वो हमारे लिए एक सीरियस इशू है और ऐसा सीमेंट कभी हमें साइट पर यूज नहीं करना है। और दूसरा, जो हमारे प्लास्टिक श्रिंकेज, थर्मल श्रिंकेज, ऑटोजीनियस श्रिंकेज आते हैं, तो उनके बेसिस पर क्या हो सकता है कि आपकी ये जो कंडीशन है इसको कंट्रोल किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है। लेकिन ये एक नेचर है कंक्रीट का, उसमें क्रैक्स तो थोड़े बहुत तो आने ही आने हैं। कभी कभी केसेस में क्या होता है कि आपकी साइड पर कंक्रीटिंग चल रही है, एक तरफ से फिनिश भी हो रही है, और कंक्रीट के पंप से जो एक इम्पैक्ट पड़ता है पूरे स्लैब पर, यानी कि कंक्रीट का पंप आपने देखा होगा चलता हुआ, तो वो स्टोक देता है, तो स्टोक से आपकी जो रेनफोर्समेंट स्टील है, शटरिंग है, सब कुछ हिला देता है, तो वो भी क्रैक्स उसमें थोड़े बहुत आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इन क्रैक्स को अगर आप कभी ऑब्जर्व करोगे, जैसे कि मान लीजिए कि मेरा एक क्रैक यहाँ ऐसे आ गया, एक ऐसे आ गया, अगर आप कभी कन्नी से या किसी भी चीज से वी ग्रूव में यहां पर काटोगे तो ये क्रैक कभी आपको अंदर की तरफ देखने को नहीं मिलेगा, जो भी श्रिंकेज प्लास्टिक के केस में आएंगे। और जब आपकी डी शटरिंग हो, तो डी शटरिंग होने के बाद में भी आप नीचे से ऑब्जर्व कर सकते हो कि कहीं कोई क्रैक्स हमारा नीचे तो नहीं आ गया है। उससे क्या हो सकता है कि अगर क्रैक्स नीचे तक आया है तो फिर वो एक सीरियस इशू है। अगर नीचे का सरफेस हमारा ओके है और जब हमने यहाँ पर इन क्रैक्स को काट के देखा, ये क्रैक्स हमारे उसके नीचे नहीं आए हैं, 10 mm 20 mm से ज़्यादा नहीं है एक जनरल केस में, तो वो कोई ऐसा एक सीरियस इशू नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे क्रैक्स को कैसे कंट्रोल करना था और क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, एडमिक्सचर का कॉन्सेप्ट, श्रिंकेज, तो ये सारी चीज़ें मैंने आज आपको वीडियो में बताई। और मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।